इंग्लिश बी कोर। तो देखो अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए बिहाइव के। बिहाइव चल रही थी, चैप्टर 1 करा, चैप्टर 2 के दोनों ही पार्ट कर लिए। अब बारी है चैप्टर 3 की, जिसमें हम बात करेंगे एक छोटी लड़की की। तो चैप्टर का नाम उसी की वजह से द लिटिल गर्ल रखा गया है। द लिटिल गर्ल मतलब एक छोटी लड़की। तो पहले मैं थोड़ा सा 1 मिनट का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस चैप्टर के अंदर एक छोटी सी लड़की है जो हमेशा डरती है ज्यादातर अपने पापा से, क्योंकि अक्सर क्या होता है, माता पिता काम में लगे रहते हैं, खास करके पापा बाहर जाकर काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, पूरे दिन में थक जाते हैं, तो थोड़ा बहुत डांट देते हैं। और अक्सर पापाओं का नेचर ऐसा ही होता है, गुस्से वाला, तो अक्सर ही अपने पापा से बहुत डरती है। ठीक है, बाकी नॉर्मली इतना नहीं डरती किसी से भी, लेकिन अपने पापा से ज्यादा डरती है। तो कभी कभार इसके पापा इसे पीट भी देते हैं, तो अच्छा है, कुटाई होनी भी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में हम छोटी बच्ची के डर डर को पढ़ेंगे कि उसके मन में कैसे डर बना रहता है, वो डर की वजह से कितनी परेशान रहती है। ठीक है, उसके मन की बातों की बात करेंगे कि उनके उसके मन में चलता क्या रहता है हमेशा अपने पापा को लेकर, वो अपने पापा को क्या समझती है, किस तरह से बातचीत होगी। तो थोड़ा सा पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, लेखिका के बारे, राइटर के बारे में। जो इस चैप्टर के राइटर हैं, ऑथर हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ऑथर देखो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट, ऑथर कैथरीन मैन्सफील्ड, ये उनका नाम है लेखक का, कैथरीन मैन्सफील्ड। पता नहीं औरत है या आदमी है, कुछ पता ही नहीं चलता फॉरेन में। तो देखो बोर्न, जन्म हुआ है इनका 14 अक्टूबर 1888, 14 अक्टूबर 1888। और कहां पर हुआ है, वेलिंगटन में, होगी कोई जगह न्यूजीलैंड की। ठीक है, 14 अक्टूबर को ये जन्मे। एंड डाइड 9 जनवरी 1923, और 1923 में मर गए। बताओ कितनी जल्दी काम करके चले गए। सिर्फ कितनी एज जी, 34 साल। अच्छा हुआ मर गए, वरना हमें और स्टोरी पढ़नी पड़ जाती। और कहां पर मरे, फॉन्टेनब्लू। तो ये तो हो गया रफ इंट्रोडक्शन राइटर के बारे में। अच्छी बात है, जल्दी से खत्म हुआ आ गए, हमें क्या लेना। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द स्पेशल ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग दिस लेसन। ये जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, इस पाठ को पढ़ने का एक असली उद्देश्य है, एक विशेष उद्देश्य। स्पेशल का मतलब होता है खास, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। इस चैप्टर को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है वो देखते हैं। इज टू एजुकेट द चिल्ड्रन सम ऑफ द इंटीग्रल फैक्ट्स ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को मैं सिंपल भाषा में बताता हूं, पहले लिख लो। साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का नाम से ही पता चल रहा है, मनोविज्ञान मन के अंदर होने वाली साइंस, मन के अंदर होने वाली चिंता, मन के अंदर चलने वाली बात, मन के अंदर काम करने वाली घृणा। ठीक है, मतलब किसी भी बच्चे के मन में क्या चल रहा है, इस चीज को सीखने का मौका मिलेगा इस चैप्टर के थ्रू हमें। हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जिसकी खास वजह यही है कि बच्चों के मन ही मन में क्या चलता रहता है, अपने माता पिता के प्रति, अपने खुद के प्रति क्या चलता रहता है उनके मन में, वो सारी बातें हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलेगी। किस तरह से एक छोटी लड़की अपने मन में क्या क्या बातें बनाए रखती है। They must be aware of the universal intention of their parents. Intention का मतलब होता है इरादा। मतलब इस चैप्टर में बताया जाएगा, बच्चों को, खास करके छोटे बच्चों को ये बात मालूम होनी चाहिए, उन्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो माता पिता का इंटेंशन होता है, हमेशा जो माता पिता का इरादा होता है, वो अपने बच्चों के प्रति अच्छा ही होता है। हमेशा कोई से भी माता पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं करते हैं। अगर वो गुस्सा भी करते हैं तो भी उसमें अपने बच्चों की ही चिंता होती है उन्हें। तो ये बात बच्चों को हमेशा समझनी चाहिए। तो यही लिखा हुआ है, दे मस्ट बी अवेयर, उन्हें जरूर जागृत होना चाहिए, किन्हें, बच्चों को, ऑफ द यूनिवर्सल इंटेंशन, उस इरादे के बारे में जो उनके पेरेंट्स का होता है। मतलब माता पिता का जो भी इरादा होता है ना, वो अपने बच्चों को लेकर अच्छा ही होता है। अब वो इरादा तुम्हें अगर सही लगे तो अच्छी बात है, अगर वो इरादा बच्चों को गलत लगता है तो ये उनकी दिक्कत है। हमेशा कभी भी गलत नहीं लगना चाहिए। खैर, बच्चों में इतनी क्षमता होती कहाँ है समझने की। अगर बच्चों में क्षमता इतनी आ जाए, इतनी समझदारी आ जाए, तो बात ही किस बात की है फिर। द पेरेंट्स आर देयर वेल विशर्स, जो माता पिता होते हैं वो उनके शुभ चिंतक होते हैं। किनके, बच्चों के। कभी भी कोई से भी माता पिता
हमेशा अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे, हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। वो उनके हमेशा वेल विशर माने जाते हैं, शुभ चिंतक, वेल विशर्स का मतलब। दो दे आर लुकिंग स्ट्रिक्ट, हालांकि वह चाहे स्ट्रिक्ट क्यों ना दिखाई दे, मतलब बेशक वो इतने स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के शुभ चिंतक होते हैं। थर्ड देखते हैं, टू द लिटिल गर्ल फादर वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड। छोटी बच्ची के लिए उसके जो पिता है वो किसकी परछाई है? डर की। फिगर का मतलब होता है आकृति, और फियर्ड का मतलब होता है डर। मतलब वो अपने पिता को किसके समान समझती है? डर के समान। उसके पिता की आकृति उसकी नजर में कैसी है? एक डरावनी परछाई। मतलब वो अपने पिता से बहुत ज्यादा डरती है, वो छोटी लड़की। Every morning before going to work, he came into her room. हर सुबह उसके पिता क्या करते हैं, जब ऑफिस जाते हैं ना, तो ऑफिस जाने से पहले उस छोटी बच्ची के कमरे में आते हैं और उसके माथे को चूमते हैं, उसे किस करते हैं और फिर जाते हैं। होता है ना, माता पिता अपने बच्चों का हमेशा अच्छा चाहते हैं, प्यार मोहब्बत में अक्सर वो चूमते हैं, तो वो भी नॉर्मली ऐसा ही करते हैं। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह वर्क पर जाने से पहले, मतलब काम पर जाने से पहले, ही केम टू इन हर रूम, वह उसके घर में उसके कमरे में आता है। एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसको वो एक कैजुअल किस देता है। कैजुअल का मतलब होता है लगातार, मतलब रोज, रेगुलरली, मतलब नियमित रूप से वो रोज आकर देता है, इस तरह से। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, जिसके द्वारा उसको ये बताया जाता है गुड बाय, मतलब उसके पापा उसे क्या कहने के लिए आते हैं? गुड बाय। क्योंकि वो सो रही होती है तो उठाकर तो नहीं कहते, तो वो किस करके चले आते हैं, तो गुड बाय कह देते हैं। कौन? पिता। किसको? अपनी छोटी लड़की को। फिर भी अपने, मतलब बेशक ही अपने पिता से डरती है। देखो डरना भी चाहिए, अगर डर ही खत्म हो जाएगा तो फिर तो शैतानी करते रहेंगे बच्चे। डरना तो चाहिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा डर नुकसानदायक होता है। तो ये अपने पिता से डरती तो जरूर है, और वो मनी मन ये भी समझती है कि उसके पिता उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और ये बात तुम्हें इस चैप्टर की समरी में जरूर पता चलेगी कि इसे इस बात का कब एहसास हुआ कि इसके पिता इस पर डांटते तो जरूर है, लेकिन वो इसको प्यार भी करते हैं। तो ये बात पता चलेगी समरी में। अभी तो हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सिर्फ कुछ खास बातें पढ़ रहे हैं, की पॉइंट्स। And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. पता है होता क्या है, जब तक इसके पापा इसके घर में रहते हैं ना, तब तक ये डरी डरी रहती है। जैसी वो जाते हैं अपनी कार की, जब उनके कार की हॉर्न की आवाज आती है, तो इसको चैन में सांस आती है कि यार अब वो चले गए, अब मैं सुरक्षित हूँ। मतलब इतना ज्यादा डरती है अपने पापा से। जब तक वो घर में रहते हैं तब तक ये सहमी सहमी घूमती रहती है इधर उधर, और जब उसके कार की आवाज आती है कि कार जा रही है, आवाज आती है ना हॉर्न की कि उसके पापा निकल गए हैं ऑफिस के लिए, तब इसको चैन पड़ता है, सांस में सांस आती है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। बताओ कितना डरती है अपने पापा से। आजकल तो कोई भी नहीं डरता इतना। खैर अब जरा लाइन पढ़ते हैं। एंड ओ देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। रिलीफ का मतलब होता है चैन, रिलीफ का मतलब होता है आराम, और ग्लैड सेंस का मतलब होता है अत्यधिक। मतलब इसको तभी आराम मिलता है when she hear the noise of the carriage। कैरिज का मतलब होता है गाड़ी, मतलब जब इसको किसकी आवाज सुनाई देती है? गाड़ी की, गाड़ी के जाने की। तुम्हें मालूम है ना, जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बहुत तेज साउंड होती है, फिर धीरे धीरे वो साउंड कम होती चली जाती है क्योंकि गाड़ी चलना शुरू कर देती है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर। तो फेंटर एंड फेंटर डाउन का मतलब होता है धीमा होना। मतलब जब गाड़ी से आने वाली आवाज धीमी होती चली जाती है ना, तो ये अंदाजा लगा लेती है कि गाड़ी चली गई है। इसको ऐसा लगता है इसके पापा गाड़ी में बैठकर जा चुके हैं, तब जाके इसको मिलता है रिलीफ, आराम। तब जाके इसको चैन पड़ता है मन में, जब इसके पापा चले जाते हैं। ऑन द लॉन्ग रोड, लंबी सड़क पर। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं। इन द इवनिंग, अब जब वो शाम को आया है, उसके पापा जब शाम को आए, इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, जब वह घर आता है वापिस। कौन? उसके पिता। कब? शाम को। तो जब वो शाम को वापिस आता है, ही केम होम
तो ये क्या करती है, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, स्टेयरकेस होती है सीढ़ियां, ये सीढ़ियों पर खड़ी रहती है, या फिर हम कह सकते हैं सीढ़ियों के पास खड़ी रहती है। एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और पूरे हॉल में उसकी ऊंची आवाज सुनती है, किसकी, इसके पिता, किसके, इसके जो पापा हैं वो आते के साथ ही गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि थके हारे आएंगे, नाचेंगे तो है नहीं आते के साथ ही कि चलो डांस करेंगे, अब थके हुए आए भाई, चिल्लाएंगे ही कि मेरे को पानी लाओ, चाय वगैरह बनाओ, जूते उतारो, ये सब वगैरह वगैरह। Heard his loud voice in the hall, तो वह उसकी ऊंची आवाज सुनती है पूरे हॉल में। Bring my tea into the drawing room, वो आते ही चिल्लाता है मेरी चाय लेकर आओ मेरे ड्राइंग रूम में, ये एकदम से डर जाती है। Has not the paper come yet, फिर वो पूछता है क्या पेपर नहीं आया, आज का न्यूज़पेपर नहीं आया। मदर कहती है अपनी छोटी लड़की से, किससे कहती है, केजिया से, अभी तक मैंने नाम नहीं बताया ना, उस छोटी लड़की का नाम है केजिया। तो मदर कहती है अपनी लड़की से, गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, तो वो कहती है जाओ और देखो अगर पेपर हैं वहां पर। ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मेरी चप्पलें भी लेकर आओ, ठीक है। मतलब वो अपनी माँ की बातों को सुनती है। 6 पॉइंट देखते हैं। द लिटिल गर्ल केजिया वॉज वेरी इनोसेंट, जो छोटी लड़की है केजिया वो बहुत ही इनोसेंट है। इनोसेंट का मतलब होता है भोली वाली, जिसे, जो इतनी समझदार नहीं है, छोटी है, मासूम है, ठीक है। हालांकि आजकल छोटे बच्चे मासूम नहीं होते, मुंह पे जवाब दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो केजिया है वो तुम लोगों की तरह नहीं है, वो छोटी और मासूम लड़की है। She was too much afraid of her father, और वो बहुत ही ज्यादा डरती है अपने पापा से, डरना भी चाहिए, मैं तो कहूँ कूद दो। As usual when he used to leave for his office, जब वे अपने ऑफिस को छोड़कर आते हैं, मतलब जब वो ऑफिस से आते हैं तब वो ज्यादातर डरती है। He gave her a casual kiss, मतलब वो अक्सर उसे कैजुअल किस देते हैं रोज की तरह। बट आफ्टर हिज डिपार्चर केजिया फेल्ट एट रिलीफ, डिपार्चर का मतलब होता है निकल जाना, मतलब जब उसके पापा बाहर चले आते हैं, ऑफिस चले आते हैं, तब उसको क्या मिलता है, चैन मिलता है। देखो लिखा हुआ है बट आफ्टर हिज डिपार्चर केजिया फेल्ट रिलीफ, उसके जाने के बाद ही उसको क्या आता है, चैन, रिलीफ। When he came back from office, और जब वे ऑफिस से वापस आता है, he used to command her to do something to help him, वो अक्सर उसको आदेश देता है। कमांड का मतलब होता है आदेश देना, वो अपनी छोटी लड़की को आदेश देता है कुछ ना कुछ काम करने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए। बाय ऑफरिंग हिम टी, कि वो उसको टी ला कर दे, और टेकिंग हिज बूट्स, और उसके जूते उतारे, फ्रॉम देयर टू शू स्टैंड, मतलब वो उन जूतों को कहां पर रख दे, शू स्टैंड पर, मतलब वहां पर ले जाकर उन जूतों को सुरक्षित रख दे। तो वो हमेशा आता है, चिल्लाता रहता है, घर पे आते ही इस छोटी लड़की को ऑर्डर देता है, और कभी कभी तो इसके मुंह पे चिपका भी देता है, ठीक है, छोटी लड़की है चिपका दो। तो इस वजह से ये अपने पिता से डरती है। अक्सर वो ऊंची आवाज में बातें करता है, आके शोरगुल मचाता है, इस वजह से ये इसका जो डर है वो लगातार बना रहता है, तो बहुत परेशान रहती है और अपने पापा से बहुत डरती है। तो देखो अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर की कंप्लीट समरी। अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और इंट्रोडक्शन से हमें इतनी बातें मालूम हो गई है कि एक छोटी लड़की है जो अपने पापा से डरती है, उनके कामों को करती है, लेकिन फिर भी उनसे डरती है, उनसे बातचीत नहीं कर पाती, और उसके पिता भी इसे कुछ खास प्यार नहीं करते। तो अब जरा पढ़ते हैं समरी। तो ध्यान रखना चैप्टर थोड़ा लेंथी है, क्योंकि स्टोरी बड़ी सिंपल है, स्टोरी तो खैर बहुत सिंपल है लेकिन लेंथी है, तो 1 या 2 क्लास में खत्म होएगी। अभी ये कंप्लीट समरी नहीं है तुम्हारे पास, इसके बाद थोड़ी सी समरी और बाकी है। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी माता उसको क्या बुलाती थी, केजिया, अक्सर वो उसको क्या पुकारती थी, केजिया। इफ यू आर अ गुड गर्ल, वो उससे कहती है यदि तुम अच्छी लड़की हो। यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो। एंड टेक ऑफ फादर बूट्स, और अपने पिता के जूते उतारो।
मतलब वो उससे कह रही है अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, अपने माता पिता का कहना मानने वाली लड़की हो, तो आओ और अपने पापा के जूते यहाँ से लेकर जाओ, मतलब उतार के लेकर जाओ। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, वो धीरे धीरे सीढ़ियों से खिसकती है। मैंने स्टेयर्स का मतलब बताया था सीढ़ियां, और स्लिप डाउन का मतलब होता है नीचे खिसकना। तो वो छोटी लड़की, वो लड़की धीरे धीरे नीचे खिसकती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द होल, और होल के बीचों बीच आती है धीरे धीरे। वो डर रही है अपने पिता से, डरना भी चाहिए भाई, इतना जबरदस्त उसका पिता दिखाया इस चैप्टर के अंदर, तो डरना ही चाहिए। तो वो धीरे धीरे होल के बीचों बीच आ रही है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और वो धीरे से अपने पिता के ड्राइंग रूम का डोर खोलती है, दरवाजा खोलती है, क्योंकि वो डर रही है कहीं उसके पिता चप्पू लेके ना खड़े हो और सेट कर दे मामला, ठीक है। तो वो डर रही है कुल मिलाकर। सेकंड पॉइंट, बाय दैट टाइम, इस समय, ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स, उसने अपने स्पेक्टिकल्स पहन रखे। स्पेक्टिकल्स पता है ना, चश्मे। कमजोर हो रही होंगी उसके पिता की आंखें, कमजोर होगी इसलिए चश्मे पहन रखे, मजे में तो पहनेगा नहीं। ऑन एंड लुक एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग द लिटिल गर्ल, और वो देखता है उसकी तरफ, किसकी तरफ, केजिया की तरफ। मतलब केजिया जैसे ही गेट खोलती है तो वो केजिया की तरफ देखता है गुस्से में, यूं, ठीक है। मतलब टेरिफाइंग का मतलब होता है भयानक रूप से, टेरिफाइंग का मतलब होता है डराते हुए। वो उस छोटी लड़की को डराते हुए गुस्से में देखता है, लिटिल गर्ल की तरफ। वेल केजिया हरी अप, वो कहता है वेल केजिया जल्दी आओ, एंड पुल ऑफ दीज बूट्स, और इन जूतों को पुल अप करो, मतलब बाहर खींचो, जूते निकालने पड़ते हैं ना पैरों से। एंड टेक देम आउटसाइड, और इन्हें बाहर ले जाओ। अब वो आती है और वो जूते निकालना शुरू करती है उसके। फिर वो जूते निकालते निकालते उससे पूछता है, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी हुई हो। मतलब अक्सर क्या होता है, ये अपने पिता से डरती है और अपनी माँ का कहना नहीं मानती कि मैं नहीं जाऊंगी पापा के पास, मेरे को कूट दिया तो, पीट दिया तो डरती थी। लेकिन आज ये इसके जूते निकालने आई है, तो ये अपने इसके पिता इससे पूछते हैं, क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी हुई हो। तो ये क्या कहती है, क्योंकि डरी हुई है, अपने पिता की तरफ देख भी नहीं रही है, नीचे ही नीचे जूते निकाले जा रही है, ठीक है, और डर रही है। तो उसके पिता कहते हैं, हैव यू बीन अ गुड गर्ल, क्या तुम आज अच्छी लड़की बनी हुई हो। तो हड़बड़ाहट में, मतलब डर के मारे कांप रही है, थोड़ा सा हिचकिचा रही है, हकला रही है, क्योंकि अक्सर होता है ना जब हम किसी से डरते हैं तो आवाज निकल नहीं पाती, हकलाने लगता है बंदा, तो वही दिक्कत इसके साथ हो रही है। तो ये गलती से कह देती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मतलब वो इससे पूछ रहा था क्या तुम अच्छी लड़की बनी हुई है, तो कह सकती थी यस आई एम, तो इसने बोला आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, इसे अपने बारे में ही नहीं पता, फिर भी मना कर देती है। तो फादर कहता है यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता। इफ यू स्टटर्ड लाइक दैट, वो कहता है यदि तुम ऐसे ही हकलाओगी, स्टटर्ड का मतलब होता है हकलाना, वो कहते हैं यदि तुम ऐसे ही हकलाओगी, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तुम्हारी मम्मी तुम्हें कहां पर ले जाएगी, डॉक्टर के पास, अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी, ठीक है। स्टटर का मतलब होता है हकलाना, या फिर खुल के ना बोलना, या फिर धीमी आवाज में बोलना, मतलब ठीक तरह से ना बोल पाना। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये नहीं थी, इसकी प्रॉब्लम इसके पिता थी, ठीक है। ये आसानी से बोल लिया करती थी, अपने माता से बोल लिया करती थी। इस चैप्टर में भी दादी का भी कैरेक्टर आएगा, अपनी दादी से बोलती थी, लेकिन ये सिर्फ अपने पिता के साथ ही ऐसे हकलाती थी क्योंकि डरती थी उनसे, ठीक है। और डर तो अच्छे अच्छे को हकलाने पे मजबूर कर देता है, ये तो फिर भी एक छोटी सी लड़की है। तो तुम देख सकते हो किस तरह से इसके मन में जो है डर बैठ गया था केजिया के, और बहुत ही ज्यादा डरती थी, डरना भी चाहिए। केजिया ऑलवेज थिंक्स अबाउट हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर ऑफ हर पेरेंट्स, केजिया हमेशा सोचती रहती है अपने माता पिता के स्ट्रिक्ट बिहेवियर के बारे में। मतलब उसके माता पिता उसके साथ कैसा स्ट्रिक्ट बिहेवियर करते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा वैसा व्यवहार करना, स्ट्रिक्ट, सख्त, सख्ती से पेश आना। हर मदर ऑलवेज बिहेव विद हर स्ट्रिक्टली, उसकी मम्मी भी कुछ कम नहीं थी, हालांकि सबसे ज्यादा वो अपने पिता से डरती थी, लेकिन उसकी मम्मी भी स्ट्रिक्ट थी।
हर मदर ऑल्सो बिहेव्स विद हर स्ट्रिक्टली, तो वो भी उसके साथ कैसा बिहेव करती थी, स्ट्रिक्टली, सख्ती का बर्ताव करती थी। शी कॉल्ड हर, वे उसे बुलाती थी। शी केम डाउन स्टेयर्स रिलक्टेंटली, रिलक्टेंटली का मतलब लिख लो, इसका मतलब होता है अनिच्छा से। देखो पता नहीं हिंदी में कैसे लिखते हैं, पता नहीं मैंने गलत लिखा है सही लिखा है, मैं इसका मतलब समझा देता हूँ रिलक्टेंटली का। जब हम काम करते हैं ना अपनी बिना मर्जी के, मन नहीं है यार करने का फिर भी करना पड़ रहा है, वही काम ये लड़की करती थी। इसको अपने पिता के किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि उनसे ये डरती थी, लेकिन फिर भी इसकी मम्मी से चिल्लाती थी कि करो ये काम, इसलिए वो ये काम कैसे करती थी, अनिच्छा से, उसकी कोई इच्छा नहीं हुआ करती थी, बिना इच्छा के काम करती थी। तो तुम रिलक्टेंटली का मतलब ये भी लिख सकते हो बिना इच्छा के करना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे नीचे आती थी, सीढ़ियों पर से उतरती थी, वो भी धीरे धीरे और वो भी रिलक्टेंटली, बिना इच्छा के, ठीक है। तो मुझे तो ये गलत ही लग रहा है अनिच्छा से, तुम ये लिख लेना बिना इच्छा के करना। रिलक्टेंटली का मतलब होता है ऐसा काम जो बिना इच्छा के हम करते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमें दूसरों के दबाव में करने पड़ते हैं, छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, बड़े लोगों पर किसका दबाव, बड़े लोग तो खुद ही करते हैं अपने हिसाब से। तो छोटे बच्चों को दबाव में डाला जाता है, बड़ों को कभी भी दबाव में नहीं डाला जाता। शी केम डाउन स्टेयर्स, तो वह नीचे आती थी रिलक्टेंटली, धीरे धीरे, बिना इच्छा से। हर फादर टॉक टू हर बट शी स्टटर्ड इन टेंशन, उसके पिता उससे बात करते थे बट शी स्टटर्ड इन टेंशन, लेकिन वो चिंता में, तनाव में, टेंशन होती है ना परेशानी, तो वो परेशानी में क्या करने लगती थी, हकलाने लगती थी, मतलब तुतलाने लगती थी थोड़ा थोड़ा, उसके मुंह से सही तरह से स्वर नहीं निकल पाते थे, वो डरती थी। एक्चुअली वो अपने पिता से डरती थी कि मैं कुछ बोलूं और मेरे पापा मेरे मुंह पे ना चिपका दें, तो वो डरती थी। Then he told her that her mom would take her to the doctor, तो उसके पिता ने उसे बताया कि उसकी मोम उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगी if she would speak like that, अगर वो ऐसे ही बात करेगी, मतलब अगर वो तुतलाएगी ही तो तुम्हारी मम्मी को तुम्हें कहां पर ले जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास। तो वो उसे डराते थे कि ऐसे मत बात करे करो। फोर्थ, शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो दूसरे लोगों के साथ कभी भी नहीं तुतलाती थी, कभी भी हिचकिचाहट नहीं मारती थी, खुलकर बात करती थी। Had quite given it up but only with father, लेकिन सिर्फ किसके साथ तुतलाती थी, अपने पिता के साथ। Because she was trying because then she was trying so hard to say the words properly, वो बहुत ही मुश्किल से कुछ शब्द कह पाती थी। जब वो, देखो लिखा हुआ है then but only with father, then she was trying to, then she was trying so hard to say the words properly, मतलब वो मुश्किल से ही कुछ शब्द कह पाती थी ठीक तरह से। properly का मतलब होता है सही ढंग से। what's the matter, दिक्कत क्या थी, उसकी समस्या क्या थी। what are you looking so wretched about, तुम वो उससे पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, वो हमेशा इतनी चिंता में क्यों रहती थी। तो अब जरा देखते हैं। मदर आई विश टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तो देखो ब्रिंक का मतलब होता है कगार या फिर सीमा। उसकी माता डरती थी कि कहीं ये सुसाइड के कगार पे ना पहुंच जाए, मतलब वो डरती थी कहीं ये आत्महत्या ना कर ले, इतना डरती थी। उसको ऐसा ना सिखाया जाए कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, उसके दिमाग में इतना डर बैठ गया था। Here Kezia carry my tea cup back to the table carefully, केजिया का करती है वो अपने पिता का जो टी कप होता है ना जिसमें चाय पीते हैं, तो वो टी कप कहां पर लेकर जाती है, टेबल पर, ध्यान से। वो डर रही है कि कप छूट ना जाए, क्योंकि अगर कप छूट गया तो उसके पिता उसके साथ क्या करेंगे, ये बात तुम लोग अच्छे से जानते हो। तो वो अपने पिता के बारे में बता रही है। He was so big, वो बहुत बड़े थे। His hand, उनका हाथ बहुत बड़ा था अपने पिता का। His neck, उनकी गर्दन भी बहुत बड़ी थी। Especially his mouth when he yawned, और खास करके उनका मुंह, खास करके जब वे उबासी लेते थे। यावन का मतलब होता है उबासी लेना, झमाई लेना होता है ना यूं ऐसे,
तो वो अपने पिता के बारे में कह रही है उनका हाथ बहुत बड़ा है, उनकी गर्दन बहुत बड़ी है, खास करके तब उनका मुंह जब ज्यादा बड़ा हो जाता है जब वो क्या लेते हैं, उबासी। भाई उबासी में तो हर किसी का बड़ा हो जाता है, खुलकर ही लेंगे, मुंह बंद करके थोड़ी ना उबासी लेते हैं। थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जियांट। जब भी वो उसके बारे में सोचती थी ना, कौन, जब भी वो अपने पिता के बारे में अकेले बैठकर सोचती थी तो उसे ऐसा लगता था कि वो एक किसके बारे में सोच रही है, जियांट। जियांट का मतलब मैं बताता हूँ, जियांट को नॉर्मली बोलते हैं राक्षस, दानव, एक बड़ा जानवर। तो वो है ना अपने पिता से ऐसे डरती थी जैसे कि कोई दानव से डरता हो, राक्षस से जो बच्चों को खा जाता है, मार डालता है। उसके मन में ये बात बैठी हुई है। मतलब वो अपने पापा की तुलना किससे करती है, एक राक्षस से। उसे ऐसा लगता है, करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन इस कहानी के अंदर करती है वो। केजिया वॉज नॉट टू मच अफ्रेड विद एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट हर फादर। केजिया किसी और से इतना नहीं डरती जितना कि वो अपने पापा से डरती है। मतलब किसी और से डरती ही नहीं है, सिर्फ अपने पापा को छोड़कर। शी ऑलवेज ट्राई टू हैव अ नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स बट शी फेल्ड। वह हमेशा कोशिश करती है अपने माता पिता के साथ अच्छी बातचीत करने के लिए, लेकिन वो हमेशा फेल हो जाती है। मतलब वो हर बार कोशिश करती है कि वो अपने माता पिता के साथ खुलकर बातचीत करे, लेकिन वो डर के मारे बातचीत कर ही नहीं पाती है। वो डरती है, हमेशा उनसे बात करने में वो डरती है। नाइस टॉक विद हर पेरेंट्स बट शी फेल्ड। फॉर हर फादर वॉज एन इमेज ऑफ अ जियांट। उसके लिए उसके पिता क्या बने हुए हैं, एक राक्षस बने हुए हैं। मतलब उसके पिता की इमेज कैसी है, एक दानव की इमेज है। मतलब उसके पिता उसके लिए क्या है, एक दानव है। When she went near him to have a nice talk, जब भी वह उनके पास आती है बातचीत करने के लिए कि बात करूं, he used to scold her, वो अक्सर उसको डांट दिया करते हैं किसी ना किसी बात पर। वही बेमतलब में तो खैर नहीं डांटते, लेकिन किसी ना किसी बात पर वो अक्सर उसको क्या करते थे, डांट दिया करते थे। तो इस वजह से ये और डरती थी।